प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं बीएफ कोड विज्ञान का 2023 के लिए क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपको बी ए बी 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 सी बी डी और बी ई तक करवा दिया है। आप बीएफ यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन कोड जो है इसका। और जिनको भी 100% परिणाम लाना है वो 100% के लिए इस सारे कोड्स को पढ़ लें। जितने भी कोड्स हैं जो आपके सामने यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये कोड आप जरूर पढ़ लें एक बार। ये देखिए, आपको बी ए बी 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 सी बी डी बी ई और बी एफ जो है ये सारे कोड पढ़ लेने हैं। अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो ये 100% रिजल्ट के लिए काफ़ी हैं। जैसे मैंने चित्रकला में आपको सभी को दिया था जो क्वेश्चन पेपर, वही आया पूरा का पूरा, एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आप इसके पढ़ेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया है किसी दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो संबंध क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपने सभी ने दर्पण तो देखा ही है। दर्पण अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरह का आपका दर्पण होता है, आप सभी को पता है। और इसमें जो सेंटर से जो ये पास होता है आपका, उसको बोलते हैं हम r। ठीक है, अगर आपको पता है तो यहाँ पर जो सेंटर होती है इसको हम गोले का सेंटर बोलते हैं। आपका दर्पण जो है गोला ही होता है, गोली ही होता है दर्पण आपका। और जो है आपका यहाँ से एक डिस्टेंस जो हम लेते हैं, ये डिस्टेंस होती है आर। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारी होती है आर। और इस आर का आधा जो होता है ना, यहाँ पर अगर ये आर इतनी बड़ी है तो इस आर का आधा जो छोटा सा पोर्शन मिलेगा ये होता है एफ। यानी कि आर में एक आर बराबर दो एफ होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर f का मान, यानी क्योंकि यह फोकस दूरी की बता रहा है ना, f और r में क्या संबंध होता है, तो r बराबर 2f होता है। या फिर ये क्वेश्चन चेंज कर सकता है कि f यहीं छोड़ दूं। अगर मैं f यहीं छोड़ दूंगा तो यहाँ पे r तो था ही, दो इधर गुणा है तो दो इधर भाग में हो जाएगा, तो r बटे दो। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या और r में जो संबंध होता है, f इक्वल्स टू r बाई टू होता है या फिर r इक्वल्स टू 2f होता है। तो जो ऑप्शन है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2r नहीं होगा, 2f होता तो ये सही होता। एफ आर बराबर नहीं होता, एफ इक्वल्स टू आर प्लस टू नहीं होता, तो हमारा सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तांक होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले अगर हमको दिया क्या गया है, इस क्वेश्चन को समझें। हमारे को दिया क्या गया है, पहले सबसे पहले ये लिखिए। तो हमारे को दिया है इसने अपवर्तांक, किसका दिया है, तो यहाँ पे वायु का। तो वायु का और अपवर्तांक दिया है। ठीक है, वायु का अपवर्तांक जो है किसके सापेक्ष, तो यहां पर बोल रहा है ये जल के सापेक्ष। ठीक है, तो वायु का जल के सापेक्ष, तो हम यहां पर वायु का जल के सापेक्ष लिखने वाले हैं। वायु का जल के सापेक्ष, वायु मतलब एयर। ठीक है, वायु क्या हो गया, वायु जो है आपका एयर हो गया, जिसको हमने ए से डिनोट किया है। और जो दूसरा चीज आपको दिया गया है वाटर, वाटर यानी जल, जल को हमने दिया है वाटर के नाम से। ठीक है, और जो है एक आपका यहाँ पे कांच जो दिया है, इस कांच को हम देखो, वायु मतलब ए। ठीक है, और जो है यहाँ पे जल मतलब डब्लू और कांच मतलब जी, ग्लास। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे बोल रहा है वायु के सापेक्ष जल का पहले तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तांक कितना दिया है, 4/3 दिया गया है। और यहाँ पे आगे बोल रहा है तथा कांच के अपवर्तांक, तो वायु के सापेक्ष कांच का भी दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का भी दिया हुआ है, ये भी आपको बताना है। तो हम लिख देंगे वायु के सापेक्ष, ठीक है, कांच का यानी कि ग्लास का जो है अपवर्तांक कितना दिया है, 3/2 दिया गया है। ये हमको दिया गया है। अब हमारे से क्या पूछ रहा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तांक, यानी कि हमसे क्वेश्चन में जो पूछी जा रही है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जल के सापेक्ष। ठीक है, जल के सापेक्ष यानी कि आप बोलेंगे कि आपका म्यू, जल के सापेक्ष म्यू जो है अपवर्तांक होता है, ये किसके, कांच का अपवर्तांक बताना है, कांच का अपवर्तांक आपको निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको इसका रिलेशन पता नहीं है तो आप में इसमें दिक्कत कर देंगे। तो देखिए इसका रिलेशन क्या होता है, ये आपको दिया क्या गया है, यहाँ बोल रहा है कि लाइट का जो वेग होता है ना, इसको हम बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं। तो सी जो है लाइट का जो आपका अपवर्तांक हो जाएगा, ये आपका क्या है, एयर में बटे में आपका वाटर के साथ, तो यहाँ पे आपका सी डब्ल्यू हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो है आपका सी ए, ठीक है, और यहाँ पे बटे में ये क्या है, जी के साथ है, तो यहाँ पर सी जी।
ठीक है। यहाँ पे ए और डब्ल्यू है तो यहाँ पे ए और डब्ल्यू लिखा, यहाँ पे ए और जी है तो यहाँ पे ए और जी लिखा। ठीक है, तो ये इसके सापेक्ष हमको दे रखा है, इस जिसका मान है सी ए 4 और सी डब्ल्यू 3। इस तरह से यहाँ पर सी ए 3 और यहाँ पर दिया गया है क्या, सी जी 2। ठीक है, अब इनका जो रिलेशन होता है ना, इन दोनों का रिलेशन क्या होता है ये समझ लो। तो हमारे को यहाँ पे डब्ल्यू म्यू यानी अपवर्तांक ग्लास का बताना है, तो ग्लास का अपवर्तांक क्या होता है, तो इसका जो मान होता है वो हम जैसे इस तरह से लिखा है तो हमारा सी डब्ल्यू बटे में सी जी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो ये चीज मैंने आपको साइड में लिखी है, ये अपूर्णांक जो है प्रकाश के हिसाब से इनका मान कैसा होता है, तो इसका मान जो है हम लिखेंगे, तो देखो ध्यान रखना सी डब्ल्यू बटे सी जी जो होता है ना, इसका मान क्या होता है, तो लिख लीजिए सी डब्ल्यू बटे में सी जी का जो मान होता है ये होता है आपका सी डब्ल्यू बटे में सी ए गुणा सी ए बटे में सी जी। अब देखिए आपके पास क्या क्या दिया है, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है, इसको हम बोल रहे हैं ये निकालना है हमें, और इसका मैंने सूत्र लिख दिया, ध्यान रखना, इस सूत्र याद कर लेना। आपको इस तरह से आपको वर्तांक दिया जाएगा, अब लिख लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। मुझे निकालना है सी डब्ल्यू बटे में सी जी। ठीक है, सी डब्ल्यू बटे में सी जी का मतलब होता है कि आपका जल का अपवर्तांक कांच के सापेक्ष। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू बाई सी ए कितना है, तो देखिए सी डब्ल्यू बाई सी ए, सी डब्ल्यू बाई सी ए, तो यहाँ पर सी डब्ल्यू कितना है, तो सी डब्ल्यू तो आपको दिया गया है 3 और सी ए कितना दिया है 4, तो 3/4 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3/4। ठीक है, समझ में आया, यहाँ से ले लिया हमने सी डब्ल्यू का मान और यहाँ से ले लिया सी ए का मान। इसी तरह से अब देखिए आगे सी ए, तो इस वाले में सी ए और सी जी जो बटे में है, इसको देखिए सी ए कितना दिया है 3 दिया है और सी जी कितना दिया है 2 दिया है, तो इंटू कर दीजिए यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाला 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर देखिए कहाँ ये मैच हो रहा है क्या, 3/4 गुणा 3/2, ये कहीं लिखा है क्या, तो देखेंगे 3/4 गुणा 3/2 कहीं भी नहीं लिखा हुआ एक साथ में, है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ये लिखा हुआ है 3/2 भाग दिया हुआ है और 4/3 लिखा हुआ है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 3/2 और भाग को जब गुणा का निशान बदलते हैं तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दूसरी संख्या बदल पलट जाती है, यहाँ पे 3/4 हो गया। अब देखिए आपको ये 3/4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है आपका 3/2 है। अब इसको मैच कर लीजिए, देखिए 3 ऊपर है मल्टीप्लाई में 3 और नीचे में 2 इंटू में 4, देखिए इससे मैच करिए आपका ये आंसर यहाँ पे और ये आंसर मैच हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये आपका जो है प्रकाश का अपवर्तांक या प्रकाश की जो है प्रकाश के माध्यम में, और ये है जो है आपका प्रकाश का जो है वेग, और बटे में जो है आपका यहाँ पर क्या है, ये प्रकाश का किसके सापेक्ष है, वाटर के सापेक्ष यानी कि जल के सापेक्ष, और ये प्रकाश का जो है ग्लास यानी कि कांच के सापेक्ष। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको इस तरह से सारा मैंने आपको दिखा दिया है, इस सूत्र को याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, तो आप जानते हो तरंग दैर्ध्य जो है होती है वो किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो आपको सारे के सारे याद रखने हैं, जो होता है आपका उसको हम बोलेंगे बैजानी। ठीक है, तो यहाँ पर बैजानी लिख दीजिए, बैजानी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका हप्पी नाला, हप्पी नाला। तो इस तरह से जो है आपके कलर होते हैं ये 7, इनको आपको इस तरह से रखना, बैजानी हप्पी नाला। इसमें जो है लाल रंग हो जाएगा, फिर आपका नारंगी होता है, फिर पीला होता है, फिर हरा होता है, फिर नीला होता है, फिर जामुनी होता है, फिर बैंगनी होता है। तो हमारा जो प्रिज्म है इस तरह का प्रिज्म होता है, और इस प्रिज्म से जो हमारी श्वेत प्रकाश है वो इस तरह से पास होती है, ये सीधी ना जा करके क्या होती है अपवर्तित हो जाती है, और थोड़ा सा जो है ये चेंज होकर के इस तरह से डायरेक्शन में मुड़ जाती है, और यहाँ से जो रंग निकलते हैं ये 7 रंग डिवाइड हो जाते हैं। सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है और सबसे नीचे वाला जो होता है वो बैंगनी होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, यहाँ बोला है कि 7 रंगों में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य की बात करें तो लाल की सबसे अधिक होती है। ठीक है, और बैंगनी की सबसे कम होती है, तो आपको दोनों ही आंसर ध्यान रखने हैं, लाल की सबसे अधिक किसकी होती है, अधिक होती है आपके लाल कलर की। ठीक है, तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा बोलते हैं, तो लैम्डा जो है यहाँ पर लैम्डा क्या होता है, ये कम होता है, सबसे कम होता है, और यहाँ पे ये अधिक होता है।
ये ध्यान रखोगे तो आपको आंसर मिल गया कि लाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक की बात कर रहा है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग कितनी आएगी, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ रहे हैं। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि एन निकालना है हमें। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमें इसको ज्ञात करना है। हमारे को क्या क्या दिया हुआ है ये देख लीजिए। यहाँ फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा दी गई है, यानी कि आई हमारे को दे रखा है, ये 1 एम्पीयर दिया गया है। ये चीज़ हमारे को ध्यान रखना है। समय जो है सेकंड दिया गया है, कितना समय दिया है, टी दिया गया हमारे को 16 सेकंड, ठीक है। तो 16 सेकंड जो है आपको समय दिया हुआ है। तो आपका एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, चार्ज। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश को हम क्यू से दिखाते हैं, और आवेश को जब हम क्यू से दिखाते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, आवेश जो होता है ना, ये धारा गुणा में समय होता है। और आवेश का एक और फॉर्मूला भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आवेश को हम लिख सकते हैं, आवेश को जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणा में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। ई पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना, उसको भी ध्यान रखना है आपको। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पर जो है आवेश जो होता है, आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसका मान होता है 1.6 गुणा में 10⁻−19। ये ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा। जब 12वीं में आप साइंस लोगे तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको याद रखना ही रखना है। अभी आप 10वीं से याद रखना शुरू कर जाओ, क्योंकि इसका मान आपको खुद याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू भी बनता है इस पे। तो अब आपको ई का मान चला गया। मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले बता दिए, दोनों फॉर्मूले। अब ये भी देखो, ये भी क्यू का मान है और ये भी क्यू का मान है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है इसमें से, मैंने आपको बताया एन निकालना है। एन निकालना है तो मैं ई इधर ले जाऊं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर एन निकालने का मतलब है, इस जगह से, इस सूत्र से अगर मैं एन निकालूं, एन बराबर क्या हो जाएगा, एन यहीं छोड़ दूंगा तो ई जा करके इसके क्यू को डिवाइड कर देगा, यानी क्यू बटे में ई आ जाएगा, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि क्यू का मान ये भी होता है, यानी कि ये दोनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। क्यू का मान ये होता है और इनकी संख्या मेरे को दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्यू की जगह आई इंटू टी लिख सकता हूँ, क्योंकि क्यू का मान तो ये भी होता है और ई नीचे है ही, ठीक है। एन का मान निकल जाएगा। यहाँ पे आई कितना दिया हुआ है, तो हमारे को 1 एम्पियर दिया है, गुणा में समय कितना दिया है, 16 दिया है, बटे में हमको इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1 गुणा 1.6 इंटू 10⁻−19। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक है। अब क्या करें, अब हम करें क्या, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पॉइंट हटाने का मैंने तरीका बताया था कि जब नीचे किसी संख्या के बाद पॉइंट लगा हो तो उतनी संख्या की जीरो ऊपर लगा, तो यहाँ पर मैं एक 10 लगा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप पॉइंट लगा लगा भी सॉल्व कर सकते हो। तो ऊपर बचा क्या, ऊपर गुणा हुआ तो 16 160 हो गया, नीचे पॉइंट हटा तो क्या बचा, 16 बचा, और यहाँ पर 10 की घात -9 19 तो है ही। अब इसको काट सकते हैं हम, काट दीजिए। 16 से ये 10 बार में कट जाएगा, 16 कम 16 एक बार में कटा और जीरो का जीरो रह ही गया, तो 10 ऊपर बचा, यानी कि 10 ऊपर बचा हुआ है और नीचे बचा हुआ है 10 की घात -19। अब माइनस जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस वाली जो घात होती है प्लस हो जाती है, पावर जो है ये प्लस का हो जाता है। तो 10 तो ऊपर पहले से ही था, गुणा ऊपर जाके ये नीचे वाली संख्या ना, ये पूरी की पूरी गुणा हो जाती है, तो गुणा करिए 10, और इसकी जो घात जो है, यानी कि पावर जो माइनस में थी वो हो जाएगी यहाँ पे प्लस की, तो प्लस का 19 लिख दीजिए। अब क्या है, हमारे पास आंसर आ गया। आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 10 की घात 1 यहाँ पर है, ठीक है, और 10 की घात 19 है। और जानते हो जब हमारे आधार सेम हो, बेस सेम होते हैं, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 10 की घात कितनी बन गई, यहाँ पे 20 बन गई। यही हमारा आंसर है, चेक कर लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है 10 की पावर 20 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एन का मान हमने निकाल लिया। फॉर्मूला याद रहेगा आपको, क्यू का मान आई इंटू टी भी होता है और क्यू का मान एन इंटू ई भी होता है। इसी से हमने एन को निकालना था, एन निकाल लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने थे, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया। अगला जो क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश कण उत्पन्न करता है। ये 12वीं का क्वेश्चन है, पिछले साल बोर्ड में पूछा गया था, 12वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो है एक गतिमान आवेश जो है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो दोनों चीजें, क्योंकि गतिमान क्षेत्र, देखो गतिमान आवेश, आवेश है, अगर आवेश जानते हो, आवेश जो होता है वो ही हमारी विद्युत बनाती है। तो आवेश से तो विद्युत तो बन ही रहा है, और जब वो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 5वें प्रश्न का। छठा प्रश्न जो है, डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो का मतलब होता है सीधा सीधा जनरेटर, ठीक है। तो डायनामो क्या उत्पन्न करता है, तो हम कहेंगे डायनामो जो है ना, ये डायनामो आपका इस तरह से डायनामो होता है, ठीक है।
ये डायनामो हो गया, ठीक है। और इसमें जो है मैग्नेट लगा रहता है, इधर साइड में और इधर साइड में मैग्नेट होता है, इसके बीच में ये चलता है। ये क्या है आपका? आर्मेचर है। तो ये इस तरह से बनता है, पूरा का पूरा सिस्टम डायनामो है। तो यहाँ पे ये मैग्नेट है आपका, ये भी मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पे आपका एन है और एक एस है। तो एन एस मैग्नेट है, इसके बीच में ये घूमता रहता है। तो यहाँ पर जब घूमता है तो क्या बनाता है यहाँ पे? ना तो ये आवेश बनाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आवेश बना हुआ होता है। चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं बनाता, ठीक है। आवेश भी नहीं उत्पन्न करता, और जो है विद्युत क्षेत्र भी यहाँ पे नहीं बनाता, ठीक है। ये बनाता है विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो ये क्या बनाता है? विद्युत वाहक बल, या फिर बोल सकते हैं ये विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। क्षेत्र नहीं, विद्युत उत्पन्न करता है, या फिर विद्युत वाहक बल बनाता है। तो यहाँ पे डायनामो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। सातवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है? अनवीनीकरण जिसको हम जो है आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते, उसको हम अनवीनीकरण बोलते हैं। लकड़ी हम जंगलों से प्राप्त कर सकते हैं, लकड़ी जानते ही हो पेड़ पौधे हैं, जब तक लकड़ी रहेगी। तो ये अनवीनीकरण स्रोत नहीं है। सूर्य भी आपका अनवीनीकरण स्रोत नहीं है। पवन भी जो हवा है, ये भी अनवीनीकरण नहीं है। ये सारे के सारे मिल सकते हैं आसानी से। जीवाश्म ईंधन जो है आपका, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, या फिर आपके न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए इनका जो है दाम बढ़ता जा रहा है। तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीनीकरण स्रोत है। तो ये हमारा जो आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे खंड ख जो आपका शुरू हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है उसको देखिए। यहाँ पूछा जाए क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? तो अपचयन किसका हुआ ही ये आपको बताना है, किस पदार्थ का अपचयन जो है हुआ है, बस इतना सिंपल सा। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है, अभिक्रिया बिल्कुल सही है। अभिक्रिया में कोई चीज़ इसमें कम नहीं है। अब आपको बताना है कि इसमें अपचयन किया हुआ है। तो इस अभिक्रिया को देखोगे तो यहाँ पर देखो, ये जो है आपका, अगर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर किसी पदार्थ में कोई भी, जैसे यहाँ पे एम है, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है, तो इनमें अगर ऑक्सीजन का क्या होता है? एडिशन होता है, यानी ऑक्सीजन जो है जुड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन को त्यागता है, यानी कि हाइड्रोजन माइनस करता है। ध्यान रखना जो चीज़ बता रहा हूँ। तो किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन को ऐड करेंगे या हाइड्रोजन को निकालेंगे, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके विपरीत अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, अगर ऑक्सीजन हटाता है, ठीक है, ऑक्सीजन हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है कोई पदार्थ अपने आप में, ऑक्सीजन को हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है, तो यहां पर जो होता है ये होता है आपका अपचयन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ रहा है। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण और अपचयन में आपको अंतर बता दिया, इस चीज को ध्यान रखना। अब आप यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हुआ है? तो देखिए किस पदार्थ में से ऑक्सीजन गायब हुआ है या हाइड्रोजन जुड़ा है। तो देखोगे, देखो यहाँ पे आपका MnO3 है, लेकिन इधर जाकर के ये Mn ही बचा, O हट गया। O हट रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। किसका हो रहा है? तो आप कहोगे ये आपका Mn का हो रहा है, ठीक है ना। MnO2 का हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका MnO2 का जो है क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, MnO3, ठीक है। MnO2 नहीं, MnO3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका मिस्टेक है, ये 3MnO2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये गलत है, 2 होगा यहाँ पे। तो ओ आपका 6 हो गया ना। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे भी 6 है, 2 गुणा में 3, 6, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी। अगर 3 होगा तो 9 हो जाता, तो ये सारे समीकरण ही गलत हो जाएगी। तो 2Al2 होगा। ये भी आपका यहाँ पे मिस्टेक, मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी 2L2 होगा। तो यहाँ पे 4 है ना एल्युमिनियम, तो यहाँ पे देखिए 4 है, ठीक है। तो अब आप रिएक्शन तो समझ में आ गई। तो हमारा क्या हो गया? देखिए अपचयन हो रहा है तो MnO2 का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीकरण पूछता तो किसका होता, तो आप आसानी से बता सकते थे कि भाई एल्युमिनियम जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। धावन सोडा का सूत्र सभी को अच्छे तरह से याद होगा, NaCO3 × 10H2O होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आपको अच्छे तरीके से इनको, ठीक है। धावन सोडा का सूत्र है ये। अच्छा, अगर मैं बोलूँ ये, चलो ये धावन सोडा का है, तो यहाँ पर आपका NaHCO3 ये वाला जो है सूत्र, ये किसका है? तो इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। NaHCO3 को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। ये क्या है आपका? बेकिंग सोडा। अच्छा अच्छा, CaCO Cl2 ये क्या है? तो ये आपका क्या है? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, ठीक है, ध्यान रखोगे। उसके अलावा और तो आपको जरूरत नहीं है जानने की।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है Na यानी कि आपका सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर और आपका सिल्वर की सक्रियता का घटता हुआ क्रम आपको बताना है। तो सक्रियता का जो घटता हुआ क्रम होता है ना, वो आपके कैसे होते हैं ये मैं आपको पहले एक बता देता हूँ कि ये घटता हुआ क्रम कैसा होता है। तो सबसे पहले आपका पोटेशियम, ठीक है, फिर आपका सोडियम, ध्यान रखिएगा इसको अगर टेबल आपको याद रह जाए तो। उसके बाद आपका कैल्शियम, ठीक है, उसके बाद जो है आपका मैग्नीशियम, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, इसी तरह से चलता रहेगा। एल्युमिनियम के बाद में जिंक आ जाता है। ये क्योंकि आपका क्वेश्चन चेंज हो तो आपको ध्यान रहे, ये सारा ये सीरीज याद कर लोगे सब कुछ सही हो जाएगा। जिंक के बाद में आपका क्या होता है, तो जिंक के बाद में आपका आता है फेरस, आयरन, ठीक है। और आयरन के बाद में आपका लेड आ जाता है, जिसको हम सीसा बोलते हैं, बी बी। अच्छा, इसके बाद में क्या आ जाता है, तो इसके बाद में हमारा जो है हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन के बाद में हमारा कॉपर आ जाता है, Cu बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपका Hg, मरकरी आता है। इसके बाद में Hg आ जाएगा, मरकरी। और उसके बाद में जो है आपका क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका में आ जाता है आपका सिल्वर, सिल्वर ये आपका Ag। और इसके बाद में गोल्ड Au। अच्छा, मैंने इसको आपको सिल्वर बता दिया था ना, इसको आप, ये गोल्ड है आपका, ठीक है ना, क्या है ये, गोल्ड है, गलती से सिल्वर पढ़ दिया था, ये गोल्ड है। और Ag जो है आपका सिल्वर है। तो इस तरह से आपने देखा ये श्रृंखला होती है। अगर ये श्रृंखला आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इस श्रृंखला के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो आप आराम आराम से देख लीजिए, सोडियम होगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा क्या, दूसरा देखिए यहाँ पर सोडियम हमारा खत्म हो चुका। मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम आ रहा है, यस मैग्नीशियम आ गया दूसरे नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे सोडियम, दूसरे नंबर मैग्नीशियम, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, हमारे कॉपर कहाँ है, यहाँ पे देखिए कॉपर, आगे जा करके देखिए मैग्नीशियम, ये रहा कॉपर, तो कॉपर आया, ठीक है। तो Cu आ गया, सही है। इसके बाद में आपका Au लास्ट में है, तो Au आया लास्ट में, तो ये पहला ही हमारा ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। IUPAC नेम प्रणाली में CH3CHO का नाम आपको बताना है। तो इसका नाम क्या होता है CH3CHO का, तो इसको बोलते हैं हम एथेनल, ठीक है ना, एथेनल बोलते हैं। तो इस एथेनल कौन सा है आपका, ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो है आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक बताना है। असंतृप्त यौगिक का मतलब होता है सी, कार्बन और कार्बन के बीच में या तो द्विबंध हो, या कार्बन और कार्बन के बीच में तीन बंध हो, तो वो हमारे असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, दो कार्बन है देख रहे हो, लेकिन इसके बीच में जो बंध है वो सिंगल है। यहाँ पे भी ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में भी जो बंध है वो सिंगल है। यहाँ पर देखिए ये भी कार्बन है और ये कार्बन है, इसके बीच में बंध जो है वो डबल है, जो कि हमारे को दिख रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपका कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन सभी के बीच में बंध जो है वो कौन सा है, सिंगल है। तो हमारा आंसर थर्ड सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, जिसके बंध क्या तो द्विबंध हो या त्रिबंध हो, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें हो जाएगा एक तत्व जो कभी कार्बनिक योग जो सभी कार्बनिक योगों का आवश्यक अवयव है, वो संबंधित है। यानी कि देखते हो, आपने पढ़ा भी होगा अच्छी तरीके से, सभी कार्बनिक यौगिक में जो है ना कार्बन पाया जाता है। मैक्सिमम कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बन पाया जाता है। तो ये कार्बन वही बोल रहा है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, वो क्या है, कार्बन है। और कार्बन कौन से चीज में आता है, तो समूह 14 से ये बिलोंग करता है। सभी को पता होगा कि समूह नंबर 14 में जो है कार्बन बिलोंग करता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 14 जो है, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सबसे आवश्यक तत्व है ये कार्बन। इसकी संयोजकता इसकी कितनी होती है, आपके शेल में टोटल कितने होते हैं, के और एल में, तो आपके के में तो दो हो जाएंगे और एल में चार होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं आपके, छः होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपका उपखंड ग जो है बायोलॉजी का, पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है। पल्मोनरी शिरा जो है रक्त जो है लाती है। तो ये कैसे, कहाँ से रक्त लाती है, तो देखो ये ऑक्सीजन जो ऑक्सीजनित जो है रक्त को प्रवाह करती है, ऑक्सीजनित रक्त को, ठीक है। ऑक्सीजनित रक्त को जो है ये बाएं आलिंद से प्रवाह करती है। तो बाएं आलिंद कौन सा है अपना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजनी रक्त को बाएं आलिंद से जो है आपका प्रवाह करती है, ठीक है। शुद्ध रक्त बोल सकते हैं कि शुद्ध रक्त को प्रवाह करती है। ये पिलिनरी जो है ना, ये शुद्ध रक्त प्रवाह करती है।
जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो अगर और कोई क्वेश्चन में पूछ ले आपसे, तो ये बाएं नीले में, तो बाएं नीले में क्या होता है, ये बाएं आलिंद से जो है इसमें जाता है रक्त, और दाएं नीले में दाएं आलिंद से जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे को पता होना चाहिए। चलिए 15 जो क्वेश्चन है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई लगभग लगभग जो है 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। तो यहाँ 25 से 30 सेंटीमीटर हमारे को ऑप्शन दिया गया है, तो हम इसको मान लेंगे सही आंसर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर की जो है इसकी लंबाई होती है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 25 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर की लंबाई मानी जाती है। मिनिमम जो है, मैक्सिमम हम बोलेंगे मिनिमम 25 सेंटीमीटर होती है, ये ध्यान रखना है। अगर कभी कभी क्या पूछता है इसकी, अगर विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो ये तो लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 1.25 से लेकर के आपके 2 तक की चौड़ाई होती है, और वो भी कितनी चौड़ाई आपकी सेंटीमीटर में ही होती है, ध्यान रखना, ये भी सेंटीमीटर में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेंटीमीटर लिखा हो, मीटर लिखा हो तो कभी उसको टिक मत कर देना। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो देखो, निषेचन के पुष्प जो होता है ना आपका, पुष्प हो गया, पुष्प से जो है आपका ये क्या होगा, अंडाशय जो है आपका, ठीक है। फिर इसके बाद में बीज बनेगा, और फिर बनेगा ये फल। तो यहाँ पे देखिए अंडाशय जो है आपका, ये आंसर हो गया, अंडाशय, ठीक है। तो पुष्प से जो है आपका, निषेचन के बाद पुष्प से कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय जो है ये पहले बीज में बदलता है, फिर फल में बदल जाता है, ठीक है। फल में बदल जाता है, तो बीज में पहले बनता है, फिर बदलता है, छोटा सा बीज बनता है, फिर उसके बाद फल बन जाता है, ठीक है। बाकी पुंकेसर जो है इसमें नहीं होता है, और वर्तिकाग्र जो है इसमें भी आपका नहीं होता है, ये भी झड़ जाता है, ये झड़ के गिर जाते हैं, ठीक है, झड़ जाता है। बीजांड भी जो है आपका, अ, ये जो है बीजांड, ये फल के अंदर पाया जाता है, ये फल के अंदर अंदर, ठीक है। और अंडाशय जो है, इससे आपका बीज बनता है, और बीज से जो है फल बनता है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन किस में पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, मुकुलन आप जानते ही हो, कोई भी जो है आपका हाइड्रा हो गया, हाइड्रा जो है ना, इसमें आपकी बुडिंग निकलती है, मुकुल निकल जाता है छोटा सा, और ये बाद में मुकुल जो है अलग होकर के अलग हो जाता है। तो हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रा में जो है मुकुलन पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समजात अंगों का उदाहरण है, तो हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है समजात ही होते हैं। समजात अंग किन्हें कहते हैं? ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति में तो समान होंगे, क्या होंगे? उत्पत्ति में है समान, ठीक है। साथ ही साथ उत्पत्ति में समान, और जो है कार्य में अलग हो जाएंगे। उत्पत्ति और संरचना कैसी होगी इनकी? उत्पत्ति और संरचना कैसी होगी? समान होगी, लेकिन कार्य जो है, कार्य भिन्न होंगे, ठीक है। कार्य जो है ये भिन्न होंगे। तो आप बोलोगे कि देखो, मनुष्य का हाथ और कुत्ते के अग्रपाद दोनों की उत्पत्ति और संरचना दोनों समान होती है, लेकिन इनके काम अलग अलग होते हैं। हमारा जो है हाथ काम करते हैं, और कुत्ते के अग्रपाद जो है चलने का काम करते हैं। हमारे हाथ हाथ काम करने के लिए है। और जो है हमारे दांत और हाथी के दांत, इनकी भी संरचना समान होती है, लेकिन कार्य दोनों के अलग अलग हैं। आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी जो है, इनमें भी आपकी संरचना समान होती है, ठीक है। समान उत्पत्ति होती है, समान संरचना होती है, लेकिन कार्य भिन्न होते हैं। तो उपयुक्त सभी जो है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसको देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसको देखिए। लैकमार्क का सिद्धांत, मूल सिद्धांत जो है वो क्या है? तो इसका इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो है ये मानी जाती है। लैमार्क वाद का सिद्धांत जो है, उनका कहने का मतलब था कि जब नीचे रेगिस्तान बदले थे, जब रेगिस्तान हुए थे, तो पेड़ पेड़ पर जो है पत्ते बहुत ऊपर लगते थे, पेड़ पे पत्ते बहुत ऊपर लगते थे। तो उसको, जिराफ की जो गर्दन है छोटी होती थी, जिराफ की गर्दन जो है छोटी होती थी। तो ये जो जिराफ का गर्दन धीरे धीरे उस पत्ते तक पहुंचने के लिए इसने रोजीना ट्राई करता था जीने के लिए, और इसकी गर्दन लंबी हो गई। आपने देखा होगा जिराफ की कितनी ज़्यादा लंबी गर्दन होती है। जब इनकी गर्दन लंबी हो गई, तो जब अगले जिराफ इनसे जो पैदा हुए, इनकी संतान जो पैदा हुई, उनके भी गर्दन ऑटोमेटिकली ही लंबे मिल गए, ठीक है ना। यानी कि जो इन्होंने उपार्जित, मतलब जो आपने सीखा जन्म के बाद में, जो कुछ आपने ग्रहण किया, उसको बोलते हैं हम उपार्जित लक्षण। लेकिन ये उपार्जित लक्षण अगर हमारे अगले वंश तक चले जाते हैं, तो उसी का सिद्धांत जो है
लेमार्कवाद का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां जो प्रश्न है, खादीन, बंदिश, आहार और कट्टा वे प्राचीन संरचनाएं हैं जो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये जो है जल संभारण के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, खादीन जो है आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपका जल संभारण के लिए, किसी अनाज वनाज वनाज के लिए नहीं है। ये सारे मिस्टेक यानी कि क्वेश्चन ये आंसर गलत है। यहाँ पे जल संभारण की आवश्यकता है ना, जल को रखने के लिए, जल को बचाने के लिए। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खंड ब में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी परिसर क्या होना चाहिए और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, और प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा, ये बताना है। इस स्थिति में हमें किरण आरेख भी बनाना है। तो सबसे पहले हम किरण आरेख बना लेते हैं, उसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं, ताकि हमारे को जब किरण आरेख बन जाएगी तो सारे आंसर्स हमारे को समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बनाया लेंस। ठीक है, वो भी कौन सा, दर्पण, जो लेंस नहीं दर्पण बनाना है। यहाँ पे दर्पण की बात हो रही है ना, तो दर्पण की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम इसको दर्पण को बना लेते हैं, और वो भी कौन सा, अवतल बनाना है, कॉनकेव है। ठीक है, अवतल दर्पण है। तो इसके पीछे का मतलब ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, पॉलिश हो जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस बना लें, तो इस तरह से आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। अब कोई जो है आपसे बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल। अब यहाँ पर जो है आपका पोल है, यानी केंद्र है आपका, तो यहाँ पर हम केंद्र मान लेते हैं। इस जगह पे आपका केंद्र हो गया, और इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कहीं जो है आपका वस्तु रखी गई है। ये बोल रहा है कि फोकस जो है वो कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एफ है। ठीक है, अब जो है हमने मान लिया कोई वस्तु है यहाँ पर, इस तरह से वस्तु बना लीजिए। वस्तु को इस तरह से मैंने बना लिया। अब इससे किरण आरेख बनाने के लिए हमने आपको 2 वीडियो समझाए हैं, उससे आप समझ चुके होंगे। एक पैरेलल लाइन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक आपका सी भी बना लेते हैं, क्योंकि एफ के बाद हमारे को सी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी दूरी में 15 सेंटीमीटर पे अगर एफ है, तो 15 सेंटीमीटर दूर ही हमको क्या बनाना है, सी बनाना है, ध्यान रखना। अब 15 सेंटीमीटर हो गया। अब हमारे वस्तु से एक किरण गई, और वो जो है यहाँ दर्पण से टकरा करके ऐसे पास होगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर लाइन जाती है, वो ऐसे पास होगी जैसे कि वो फोकस से पास हो रही हो। ठीक है, तो वो फोकस से पास हो रही हो। तो मैं एफ थोड़ा सा और पीछे आगे ले सकता हूँ, चाहूँ तो आप आगे पीछे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये पास हो गई। और जो है इसको आप थोड़ा सा और इसको बढ़ा दोगे, क्योंकि आपका प्रतिबिंब बनेगा जो दूसरी साइड बनेगा। तो यहाँ पर जो है प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम आगे कर देते हैं, और ये डैश डैश लाइन होगी, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं, तो ये डैश डैश लाइन हो जाएगी। ठीक है, कहीं कहीं ये डैश डैश कर लेते हैं। अच्छा, तो हमारी जो लाइन थी वो आई ऐसे, टकराई मिरर से और चली गई ऐसे। और दूसरी जो किरण हमारी जाती है, मैंने कहा कि वो दर्पण से टकरा करके कैसे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लगेगा कि सेंटर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो इस दर्पण को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ताकि हम जो है इसको समझ पाएँ। क्वेश्चन को और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब देखिए, इससे जो किरण निकलेगी उस किरण की बात करते हैं। तो अब किरण निकालते हैं। अब जो किरण निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे कि उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखाई दे, यानी कि यहाँ जाएगी वो, ये रहा देखो। यानी कि यहाँ से जो किरण इस तरह से सीधी निकली, ये निकली यहाँ पे टकराई, दर्पण पे टकराई, और दर्पण से टकराने के बाद वो ऐसे परिवर्तित होगी जैसे कि वो सी से पास हो रही हो। तो गई तो उसी दिशा, दर्पण की दिशा में थी, गई तो थी दर्पण की दिशा में, लेकिन लौटी भी उसी दिशा में। ठीक है, यहाँ पर देखो, लौटी जो है अलग दिशा में, आपके गई सीधी थी और लौटी है फोकस से। और यहाँ पर जो है ये पास हुआ दर्पण पे, और दर्पण से ये लौट गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये सी से पास हो जाएगा। ठीक है, वस्तु की। अब जब इसको आप बढ़ाओगे ना, तो ये आगे जाके कहीं धीरे धीरे थोड़ा सा आगे जाके कहीं मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। ठीक है ना, तो मिल जाएगा, इसका मतलब कहीं दूर मिल रहा है। इस चित्र को मैं आपको पहले ही वाले वीडियो में बना चुका हूँ, तो यहाँ पर कहीं ये दूर मिलेगा। अभी डायग्राम बनाने के लिए जगह नहीं है, नहीं तो मैं बना देता। चलो इसको आगे बढ़ा के देख लेते हैं। तो इस तरह से ये जो है ऐसा जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये वाली लाइन भी जाएगी। तो इसको भी बढ़ा लेते हैं, तो इसको मैंने ऐसे बढ़ा लिया। तो कुछ इस तरह से ये जाते हुए कहीं मिल जाएगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे मिला दिया, तो इस तरह से ये मिल जाएगी। ठीक है, अब ये मिल गई ना जब, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। यानी कि ये वाली जो लाइन है ये आपकी इस तरह से लंबी है, और यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो ये देखो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। अब आपको सीधा सीधा कुछ भी बता सकते हो आप आसानी से। जो जो क्वेश्चन पूछा गया है आप आराम से अब यहाँ पे आंसर दे दोगे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो प्रतिबिंब जो है बड़ा है।
सबसे पहले हम आंसर लिख देते हैं, प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, ठीक है। सबसे पहले बड़ा है। दूसरी चीज क्या है, देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपका जो वस्तु था, इस वस्तु से प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, बना के देखना स्केल से बन जाएगा, ठीक है। इसको फोकस के ऊपर मत रखना, फोकस से थोड़ा सा आगे रख लेना, ठीक है। फोकस से थोड़ा सा आगे, या ओ यानी पी और एफ के बीच में रख लेना, पी और एफ के बीच में, या ओ या एफ के बीच। आप यहाँ पे ओ मानते हो तो ओ मान लो, पी मानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना बस जो भी मानते हो सही मानते हो, दिमाग में सेट होना चाहिए। तो इस वस्तु को थोड़ा सा आप इस जगह पे रख लेना, जैसे कि एफ और पी के थोड़ा सा बीच बीच में, जहां पर ये 15 सेंटीमीटर बोल रहा है। और उसके बाद थोड़ा सा दूर में आप इसका एफ बना लेना, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु बनाना, और वस्तु से थोड़ा सा पीछे एफ बना लेना, और जितना एफ का दूरी लोगे उतनी ही दूरी पर सी बना देना, तब जाके होगा। यहाँ पे तो मैं तो नाप के कर नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको आइडिया से बता रहा हूँ। तो यहाँ बड़ा प्रतिबिंब बना। साथ ही साथ देखिए कि क्या प्रतिबिंब खुद बना, तो आंसर आएगा नहीं, सारी किरणें तो टकरा कर इसी साइड रह गई। हमने तो दर्पण के पीछे इस किरणों को बढ़ाया है, जब हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, क्या सही रियल बनता है क्या? तो आप बोलोगे नहीं, रियल तो नहीं बनेगा भाई, क्योंकि वो आपका खुद नहीं बना है, हमने बनाया है, और हमने बनाया है तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका आभासी। और आभासी होगा तो मैंने ये भी कहा था, आभासी होता है तो सीधा होता है, ठीक है। और वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, तो ये सीधा भी हो गया, दिख भी रहा है सीधा बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर काटा है और यहाँ पे लाइन से ऊपर काटा हुआ है। तो यहाँ पर बड़ा है, आभासी है और सीधा है, ये समझ में आएगा। बिंब जो है दर्पण से, बिंब की जो दर्पण से दूरी है वो ध्रुव से कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर के बीच में है। बिंब जो बना हुआ है वो कितना बन जाएगा आपका, ये जो है 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर जो है ये कम है। और कुछ बता सकते हैं इसमें? तो हमसे जो पूछा था यही बता दिया। देखो, इसने पूछा है बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि बिंब का जो है परिसर कितना होना चाहिए, तो आपका ज़्यादा ही होना चाहिए। नाप के देखना, नाप के देखने से ये ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, ये तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे को क्या मिली, ये बड़ी मिली, इमेज की साइज हाइट जो है ना, प्रतिबिंब जो है बड़ा बना, आभासी बना, और आभासी बना है तो सीधा बना है, ये आपको समझ में आ चुका है। तो किरण आरेख हमने बना दिया, इसी से सारे आंसर्स निकल गए कि इस स्थिति में प्रतिबिंब का एक किरण आरेख बना दिया, और जो है प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब का जो बिंब बना है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। प्रतिबिंब का जो बिंब बना है वो बड़ा है, ठीक है। उसके अलावा और कुछ है? और कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता यानी कि अकोमोडेशन पावर पूछी गई है, उसके अलावा क्या पूछा गया है, कुछ नहीं। निकट दृष्टि दोष यानी कि इसको क्या हो गया है, इसको भैया मायोपिया हो गया। मायोपिया, निकट दृष्टि को हम क्या बोलते हैं ना, मायोपिया, यानी कि निकट तो नाम है लेकिन दिखेगा क्या, दूर की चीज है ना। अब चलिए इसको हम समझ लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति है 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति की आंख में बना लो, चक्षु उसके आंख जो है हम बना लेते हैं, ये आंख है उसकी, ठीक है, ये उसकी आंख है। और वस्तु कहीं जो है, ये बोल रहा है कि वस्तु, आपको पता है कि आंख की अधिकतम दूरी क्या होती है, तो वो होती है अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। अनंत तक ये आंखें देख सकती हैं, ये आंखें कहाँ तक देख सकती हैं, अनंत दूरी तक देख सकती हैं, ठीक है, हमें पता है। अब ये बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक नहीं दे सकता, यानी कि अनंत तक तो कहीं बीच में आप इस आंख से 1.2 मीटर की दूरी तक ही वो देख सकता है वस्तु को। मान लो ये वस्तु यहाँ पर है, तो ये इतनी ही दूरी तक देख सकता है, इससे आगे जो वस्तु रखी जाएगी उसको देख नहीं सकता। दूरी मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, ये चीज इसमें पूछी गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो चीज ध्यान रखना, निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष अभी हम आपको बताएंगे आगे। तो यहाँ पर जो है हम बोलेंगे कि अनंत पर जो है आंखें हमारी देख सकती हैं, लेकिन जो है व्यक्ति जो इससे पीड़ित है निकट दृष्टि दोष से, वो केवल 1.2 मीटर तक ही देख सकता है, ठीक है। यानी कि उसने जो उसका विजन यानी कि वी दे दिया ना, वी हमारे को इसने बोला कि भैया आपका वी का मान मैं दे रहा हूं कि आपको 1.2 मीटर की दूरी तक ही देख सकते हो। और आदमी जो है स्वस्थ, आप इसकी आंखों का करेक्शन हम करेंगे तो कहां तक देख पाएगा, अनंत तक, यानी कि यू का मान क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा इनफिनाइट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला पता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1 आपका v माइनस 1/u होता है। तो 1/f क्या निकल जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u
अच्छा, 1/V जो है हमारा 1.2 मीटर है, ध्यान रखना। और क्यों है? क्योंकि हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमारा जो है माइनस का आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो यहाँ पे मैं इसको, ये माइनस का आपका 1.2 मीटर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे आप ये चीज़, क्योंकि आपका वस्तु जो है इस तरफ हम देख रहे हैं, और जो आपका ये जो है यू भी आपका इस तरफ है, तो ये भी नकारात्मक है, अनंत में नकारात्मक रहेगा। 1/F बराबर, तो हम 1/V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1.2, और यहाँ पे माइनस का 1/में इनफाइनाइट का जो मान होता है वो शून्य होता है, तो यानी 1/F बराबर आ गया माइनस का 1/1.2, ठीक है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एफ का मान जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का कितना, माइनस का 1.2 मीटर। तो फोकस जो है हमारे को निकल के आ गया 1.2 मीटर, इतना आपको फोकस मिल गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब एफ जो है आपका नकारात्मक भी आया है, ध्यान रखना, और जो है निकट दृष्टि दोष को हम दूर करते हैं ना, तो हम कॉनकेव लेंस यानी कि हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस यानी कि किसका, अवतल, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दर्पण नहीं, कॉनकेव लेंस, ठीक है, लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आंखों पे तो लेंस लगाएंगे, दर्पण नहीं लगाएंगे। तो ये आपका अवतल दर्पण का अवतल लेंस का जो है हो जाएगा। अब इसका हमें पावर निकाल लेना है। संशोधित लेंस की किस प्रकार का होगा, तो पावर हमने बता दिया कि अवतल लेंस होगा। इससे ज़्यादा हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इसको सॉल्व किया तो हम पी भी निकाल देंगे। पी का फॉर्मूला देख लीजिए, जो पी होता है ना वो होता है 1/F, वो भी मीटर में, ध्यान रखना, ये मीटर में होता है। अगर एफ आपका सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कर लेना न्यूमेरिकल सोल्व करते समय, नहीं तो ये गलती कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर आ रहा है 1/में माइनस का 1.2, इसको हम डिवाइड करेंगे 1.2 से, इसका पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा p बराबर 10/12, पॉइंट हटा दिया, ऊपर जीरो लगा दिया, ये माइनस का रहेगा, ये भी मीटर में है, ठीक है। अब 12 से इसको काटो, 2 से काट दो पहले, 2×5 = 10 और 2×6 = 12, तो p बराबर आ गया माइनस का 5/6। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइडेशन जो है ना, कुछ कटपिट के p का मान जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का 0.833, और जो इसका मात्रक होता है पावर का, शक्ति का, लेंस की शक्ति का मात्रक डायप्टर होता है, ये भी बता रहा हूँ, एमसीक्यू बनता है। तो यहाँ पे डी आ जाएगा 0.88D, ठीक है। और कौन सा लेंस हम उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हमारे पास ये भी निकाल देंगे, पी भी निकाल देंगे, ताकि हमारे को उसका नंबर काटने का मौका नहीं देना है हमको, एग्जामिनर को जो हमारे को पता है हम सारा लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ भाई, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए, समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र स्थापित करना है, ठीक है। समांतर क्रम में बोल रहा है तो 3 प्रतिरोध बना लेते हैं, समांतर क्रम में हम जो है उनको जोड़ देंगे। तो देखिए समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, तीनों प्रतिरोध को जोड़ लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि समांतर क्रम में हम जो चित्र बनाएंगे वो कैसा बनेगा। तो चलिए समांतर क्रम का पहले चित्र बनाते हैं। तो मैं यहाँ चित्र बना देता हूँ। तो आपका पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और फिर तीसरा प्रतिरोध, ठीक है। और जो है ये जुड़े हुए हैं आपके आपस में, ठीक है, इस तरह से आपका जुड़ा हुआ है, और इसको किसी हमने वोल्ट से, बैटरी से भी जोड़ दिया है, ठीक है, प्लस और एक माइनस लगा लीजिए, इसको हमने बैटरी से जोड़ दिया। यहाँ पे V हो गया, यहाँ पे आपका ये मान लिया मैंने R1 है, ये R2 है, और ये R3 है, ठीक है। और इसमें कौन सी धारा बह रही है, धारा जो है I बह रही है। तो R1 में जो जाएगी धारा वो I1 से हम नाम लिख देते हैं, और जो R2 में जाएगी धारा वो I2 बता देते हैं, और जो R3 में जाएगी धारा उसको I3 बता देते हैं। ये सारे के सारे आपकी धारा हम देख दिए, हमने सर्किट बना दिया। इस तरह का डायग्राम बनेगा, 2 प्रतिरोधों, 4 प्रतिरोधों, तो आप जोड़ते जाओ, इस तरह से बन जाएगा। अब किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि जो धारा बह रही है इन सब का योग जो है I के बराबर होता है। तो किरचॉफ कहता है, ध्यान रखना है, किरचॉफ क्या कहता है कि आई जो है, ये आई जो बह रही है, इसमें जितना गया, इसमें जितना गया, इसमें जो इन सभी का योग है ये आई। तो हम कहते हैं कि किरचॉफ कहता है कि आई इक्वल्स टू, किरचॉफ नियम से, I1 प्लस में I2 प्लस में I3, ये इसके बराबर होता है। किरचॉफ नियम के हिसाब से प्रवाहित धारा का कुल मान जो है, जितने रजिस्टेंस में जो धारा जा रही है उसके मान के बराबर होता है, ठीक है। R1 में कौन सी धारा जा रही है, I1 जा रही है। तो R1 मैं लिखूं, R1 पर, या R1 में धारा
I1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये R1 में I धारा है तो I1 का मान, आपको मैंने कल बताया था एक फॉर्मूला कि I का फॉर्मूला याद रखना, जो क्या होता है V इक्वल्स टू IR होता है। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू IR वाला फॉर्मूला याद रखना, इसी से सब कुछ होता है। तो V इक्वल्स टू IR होता है, तो I का मान निकालूंगा तो V बटे में क्या हो जाएगा R। और देखो ये I1 निकाल रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 आएगा, क्योंकि हमने R1 I1 के लिए लिया है। क्लियर हुआ। इसी तरह से I2 भी निकाल लीजिए, तो I2 निकालूंगा तो I2 कितना हो जाएगा, V बटे में R2। ठीक है, V तो सभी के लिए एक ही है। अच्छा, और I3 निकालूंगा तो I3 क्या हो जाएगा, V बटे में R3। ठीक है, अब ये समांतर क्रम में है, तो हमने कहा कि I1 प्लस में I2 प्लस I3 होता है। I का मान मैंने 1 निकाल लिया, ये I का मान 2, I का मान 3। तो ये I का मान पहला वाला ये है, दूसरा I का मान ये है, तीसरा I का मान ये है। इन सभी को इस समीकरण में रख दूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए V बटे में R1 प्लस में V बटे में R2 प्लस में V बटे में R3। ठीक है, और सभी में देख रहे हो कि V कॉमन है, सभी में क्या है, V कॉमन है, इसमें भी V है, इसमें भी V है, इसमें भी V है। तो मैं इस V को क्या कर लूँ, साइड में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ I बराबर क्या हो जाएगा, V। ठीक है, और ब्रैकेट शुरू, 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3। ठीक है, बी बाहर निकाल दिया ना, बी बटे में 1 कर लो, चाहे ऐसे कर लो। अब मैं इस वी को इधर ले जाऊं तो आई बटे में बी हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भैया यहाँ पर आई बटे में बी, ये वी इधर गुणा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। आई बटे में वी निकालोगे तो यहाँ पर आई बटे में बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। कुछ अब आपको टेंशन तो नहीं है, 1 बटे में आपका ये हो गया, 1 बटे में वी हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे। चलो, और कोई टेंशन तो नहीं है, हो गया। अब मैं इसको कहना चाहूँ तो इस तरह से ही लिख सकता हूँ कि भैया इन सभी का क्या ले लो आप, जो है R1 R2 और R3 का क्या ले लो, लघुत्तम ले लो। तो इसका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम ले लेते हैं, फिर हम ऊपर देख लेंगे क्वेश्चन को। तो इसका एलसीएम जब लोगे तो क्या आ जाएगा, R1 R2, ठीक है, और R3, यही आ जाएगा एलसीएम। ये एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, R1 से R1 कटा तो R2 और R3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा R2 और R3, प्लस में हो जाएगा R2 है तो R1 और R3, और अगला जो है R3 है तो R1 और R2, R1 और R2 बराबर क्या हो गया, I बटे में V, I बटे में V। अच्छा, यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज़ देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला मैंने बताया V इक्वल्स टू क्या होता है, I R होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, आई बटे में वी, आई बटे में वी बनाऊं तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये आई बटे में वी को क्या बना सकता हूं, तो यहाँ से देखिए, ये मेरे को वी इधर लाना है। ठीक है ना, तो वी इधर लाना है, या वी जो है आप आई को ऊपर लेके जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या कर सकता हूँ आप बताइए, इसको बनाना है। देखिए आई बटे में वी करना है, तो आई बटे में वी करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान रखना, यहाँ से मैं करता हूँ इस आर को इधर ले जाता हूँ, तो ये वी बटे में आर इक्वल्स टू आई हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। वी, ये आर इधर ले गया तो वी बटे में आर हो गया, और यहाँ पे आई बच गया। अब मुझे इस आई को क्या करना, इस वी को नीचे लाना है, तो इस वी को नीचे लाता हूँ। तो इस वी को नीचे लाऊंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1/R बच जाएगा, इस साइड में 1/R बच जाएगा, और वी जो है ऊपर है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि आई बटे में वी बन गया। आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, इसी फॉर्मूले से मैंने इसको बनाया है। तो मैं आई बटे वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/R लिख सकता हूँ ना। चलो, अब समझ में आ चुका होगा आपको। तो हम लिख देंगे कि 1/R का मान आई बटे वी ही होता है, क्यों, अभी अभी हमने इस समीकरण से निकाला, और इसका मान जो दे रखा है आई बटे वी का, जो 1/R के मान के बराबर होता है, वो ये दे रखा है, जो कि R1 R2, मैं इधर से ले लेता हूँ, R1 R2 R2 R3, और जैसे मर्जी वैसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका R2 R3 प्लस में R1 R3 प्लस R1 और R2 बटे में क्या है, एलसीएम लिया है R1 R2 और R3। अब ये 1/R का मान है, जब R का करूंगा तो सारा पलट जाएगा, तो R का मान निकाल लीजिए। तो R का मान जो हमारा लास्ट समीकरण बनने वाला है, यही हमें निकालना था। R बराबर जो है तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तीनों का तुल्य प्रतिरोध देखोगे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए
संयोजन का निष्कर्ष हमें निकालना है, ठीक है, निष्कर्ष नहीं, सूत्र स्थापित करना है। तो इस बस हमने निकाल दिया कि भैया ये हो जाएगा आपका R1 R2 R3, क्योंकि एक बट्टे में था तो इसको R बनाया, तो ऊपर वाला जो नीचे वाला है ऊपर चला जाता है और नीचे ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो R2 R3 R1 R3 और R1 R2, आगे पीछे आप मर्जी है लिख सकते हो। तो ये हमारे को सूत्र स्थापित करना था, ये फॉर्मूला हो गया। अभी आपको समझ में आ गया क्या क्या लिखना है। हम जानते हैं, देखो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। हम परिपथ बना देंगे, ये परिपथ बना देंगे, इसमें धारा इस तरह से बहाते हुए दिखा देंगे, V बता देंगे, I बता देंगे, कुल प्रतिरोध, कुल करंट धारा बता देंगे, फिर सब में जो धारा जा रही है इनको लिख देंगे और जो है फिर हम I1 धारा, पहला धारा, दूसरा धारा और तीसरा धारा, तीनों धाराओं को निकाल लेंगे, करंट को निकाल लेंगे, और तीनों करंट को जो है समीकरण के हिसाब से, जो किरचॉफ का लॉ कहता है कि सारा धारा जो होता है उनका योग जो है करंट पूरा जो परिपथ में जा रहा है उसके बराबर होता है। तो इसमें इसका मान रख देंगे, तीनों का मान रखने के बाद हम पहले एलसीएम ले लेंगे सारे के सारे में से, V जो कॉमन आएगा उस कॉमन को हटा देंगे, ठीक है, कॉमन वाले चीज़ को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, और जो I बटे V होता है ना, ये 1/R के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हमने निकाल के दिखा दिया आपको, और यहाँ पे एलसीएम लेकर के इस फॉर्मूले को सही कर देंगे और यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे। बस यही हमारा फॉर्मूला होगा और इसी को हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहीं और न्यूमेरिकल है तो उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ समांतर क्रम वाला कर लिया हमने न्यूमेरिकल, निष्कर्ष का दिक्कत नहीं है, आप तो लिख दोगे कि भैया ये R1 है, R2 है, R3 है, सब कुछ। और धारावाही चालक में उत्पन्न विद्युत, ये भी आप क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन एक भी छोड़ना मत, प्रश्न पत्र यही आएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान से रखना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? अच्छा, संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है? बेकिंग सोडा के दो उपयोग और समीकरण, और खाने के सोडा से एश कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण। साबुन अपमार्जक में अंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन अपमार्जक का तो मैंने स्पेशल जो है समझाया हुआ है, और उसके अलावा जो है आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है ये आपको बता देना है, ठीक है। 7वां प्रश्न ये हो गया। और ग पार्ट में जो है 8वां प्रश्न, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसकी क्रियाविधि क्या होती है? धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है? परागण से आप क्या समझते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? और वर्णन कर देना है। पुरुष में जनन अंगों का सचित्र वर्णन करना है, और जो है स्वतंत्र आव्यूह नियम का उल्लेख करना है। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र देखा। सारे प्रश्न पत्र देखना, BA देख लेना, BB देख लेना, BC, और यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही है, उस प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। BA BB और BC BD और BE और BF, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं। इन सभी प्रश्न पत्र को जरूर देख लेना और ढंग से देख लेना, मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अभी समय है, कर लो, कल के दिन टॉप कर जाओगे। जैसे चित्रकला में मैंने पास करवाया सभी को, 100% रिजल्ट दिलाया। गणित में इसी तरह से मैंने करवाया था, हिंदी में करवाया था। तो इन सभी चीज़ों को आप करेंगे ना, जितना करेंगे, जितना मर्जी करिए, आराम से पास हो जाएंगे और बढ़िया नंबर से पास होंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा।